हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आपको आज राहु गोचर के विषय में बताऊंगा और ये भी भ्रम आपका दूर होगा कि राहु सही मायने में राशि किस दिनांक से चेंज कर रहा है। उसके दो मत है, एक तो औसत और सत्य, ठीक है, मीन और ट्रू। तो 29 नवंबर 2023 को राहु का मीन से कुंभ में संचार होगा। ठीक है, मतलब राहु का मेष से मीन में होगा। ठीक है, मेष से मीन की ओर वो जाएंगे। यहाँ पे मैं कुंभ लिखा, तो मेष से मीन की ओर वो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है मेष, मेष से मीन, फिर कुंभ में चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 29 नवंबर को जो राहु है वो 0 डिग्री के होंगे। ठीक है, और 0 डिग्री के होके मीन में 30 डिग्री से चलेंगे। अब 30 डिग्री के होते हैं क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। फिर 29 से 30 से 29, 28 ऐसे चलेगा। फिर वो कुंभ में जाएंगे। क्योंकि राहु उल्टा चलता है तो उल्टा क्रम ही चलेगा, मेष मीन कुंभ। ये समझ में आ गया। राहु सदा वक्री होता है। ठीक है, ये सुधार लेना, आप थोड़ा समझ लेना। राहु का मीन से राहु का मेष से मीन में है। थोड़ा सा गलती लिखा गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी काफ़ी मैं सावधान रहता हूँ। ये मेरा नंबर यार, ज़रूरत पड़े आपको तो संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुष गुरुश शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। देखो, जनरली क्या होता है गोचर में, गोचर तो आता जाता रहता है, ये तो रूटीन का काम है। ग्रह घूमते रहते, कोई पकड़ के तो बैठा नहीं उनको, है ना। गोचर सामान्यतः घटना सामान्य सामान्य घटनाक्रम है। ठीक है, महादशा विशेष है। महादशांतर दशा जीवन में एक ही बार आती है। एक बार पंचमेश की दशा मिली तो एक ही बार मिलेगी, बार बार आ नहीं सकती। 120 का क्रम है, उसमें दोबारा नहीं फिट बैठेगी वो। ठीक, तो महादशा मेन है। और महादशा और गोचर दोनों किसी घटना का इशारा करे और समन्वय से फल होता है। तो कई बार हम यदि केवल गोचर का हल्ला करें और महादशा अंतरदशा की बात ना करें तो बड़ा खतरनाक होगा भाई ये। ठीक है, तो अंदाज लगा लो जो टीवी में हजारों आप वीडियो देख रहे हैं वो कितने झूठे हैं। इससे आपको ये वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा कि वो वीडियो पूर्णतः झूठे हैं। ठीक है, जनरली मंगल शनि राहु केतु ऐसे गोचर देते हैं यदि तीसरे स्थान पे कोई ग्रह है। ठीक है, जनरली 3, 6, 11 मंगल शनि राहु केतु को बोलते हैं कि 3, 6, 10, 11 में वो शुभ हैं। और 12, 9, 5 में कोई अन्य ग्रह आ जाएगा तब तो दिक्कत है, गोचर का वेद हो जाएगा। और वेद होगा तो फिर उसको फल नहीं देगा। चलो आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया, इसका वेद नहीं होना चाहिए भैया। और ये वेद की थ्योरी दी हुई है। तो गोचर के जो वीडियो बनते हैं मनमाना बनाए जा रहे हैं, वेद की थ्योरी नहीं बताता यार, बताओ। और लोग बोलते हैं अरे मेरा राहु यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। देखो, अब मैं बताता हूँ कि मीन पोजीशन में 30 अक्टूबर को राहु बदल जाएगा, जैसे कि मेरे पंचांग में मैंने देखा बदल गया। ठीक है, और उसने उसी हिसाब से कुंडली बनाना चालू कर दिया। मीन में 30 अक्टूबर को औसत स्थिति पंचांग निर्माता बनाते हैं। ट्रू में 29 नवंबर को वास्तविक स्थिति, हिंदू ज्योतिष में वास्तविक स्थिति ली जाती है। क्योंकि जब हमारे पास साइंटिफिक रीजन है, मशीन है, यंत्र है, गणना की अच्छी गणना करने के तरीके हैं, तो हम रियल पोजीशन लेंगे, ट्रू पोजीशन लेंगे, है ना। ट्रू पोजीशन में हम 29 नवंबर को बताएंगे। राहु की प्रतिवर्ष वार्षिक गति 19 अंश 30 मिनट में चलता है। राहु प्रतिवर्ष 19 अंश चलता है। राहु को एक राशि में गोचर का समय 18 माह लगता है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में राहु को 18 वर्ष 7 माह 13 दिन लगते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये और साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। देखो, जैसे राहु अभी ना अश्विनी में चल रहा है। आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ 7 अक्टूबर 23 को। ठीक है, अभी राहु प्रथम चरण में चल रहा है अश्विनी में। ठीक है, और इसके बाद कहाँ जाएगा, वो मीन में एंट्री करेगा। ये चतुर्थ चरण में कहाँ जाएगा, रेवती में। रेवती नक्षत्र में चरण में करेगा। हो सकता है कि आपके जन्म नक्षत्र से रेवती नक्षत्र 23वां नक्षत्र हो सकता है कि आपके जन्म नक्षत्र से, मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उससे रेवती नक्षत्र 23वां हो। तो ये बड़ा खतरनाक गोचर कहलाएगा, क्योंकि गोचर के अनेक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। ऐसा फिर कुंभ में चला जाएगा। तो अभी ये अश्विनी में है, अश्विनी में प्रथम चरण में है। ठीक है, यहाँ से एंट्री मारेगा ये चतुर्थ में, और चतुर्थ से तृतीय में, ऐसे उल्टे चलता है ना, और इधर निकल जाएगा। ये मैंने कितना सरल और आसान तरीके से आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा मैं सरल नहीं बता पाऊँगा। अब ये 29 नवंबर को सुबह 6:15 पे ये राहु जो है 30 मिनट का सीधे 30 डिग्री में एंटर मारेगा।
ठीक, बड़ा इसका उल्टा ही क्रम है। 30 से फिर वो 29 अंश और 59 मिनट ऐसा चलेगा, और इस तरीके से ये फिर आगे आगे बढ़ेगा इधर। तो ये राहु का मैंने बताया। ठीक, 30 नवंबर को हमारे सॉफ्टवेयर नहीं बताता भैया, वो अभी राहु को 30 यदि हम 30 अक्टूबर को देखेंगे तो वो राहु बाकायदा आपको मेष में ही चलता मिलेगा। चलते हैं और अब देखो, फल दीपिका के गोचर अध्याय में बताया है कि उसमें और भी बोलता है तारा ज्ञान, जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां तारा, जिसको जनरली हम लोग विपत तारा, प्रत्यरी तारा, वध तारा, ठीक है। तो जन्म नक्षत्र में भी पाप ग्रहों की का गोचर तकलीफ देता है। और तो और इनके त्रिकोण से मतलब जन्म नक्षत्र से 12वां, 21वां, 14, 23, 16, 15 आपके जन्म नक्षत्र से, जिनमें जिस आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उससे गिनने पर कोई 12वां नक्षत्र हो, 21वां हो, 14 हो, 23 हो, 16 हो, 25 हो, यदि ये नक्षत्र कहीं आएगा और ये रेवती कहीं पड़ जाएगा, ठीक है, तब तो बड़ी दिक्कत है यार। तो फिर आपके लिए ये समय क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन तब क्रिटिकल होगा जब आपकी दशा अंतरदशा भी खराब चल रही हो। ठीक, तो ये विपत तारा, प्रत्यय वह तारा में जब कोई ग्रह गोचर करता है, और खासकर शनि, राहु, केतु, तो तकलीफ बढ़ती है। अब देखिए कितनी सारी गोचर में बातें आ गई, समझ गए। और आप टीवी में देखोगे कि यार वो एक तरफा बता रहा है, और इसका मैंने ऐसा टेबल बना दिया है कि राहु यदि तीसरे भाव में गोचर करेगा तो शुभ माना जाता है, लेकिन 12वें में कोई ग्रह हो गया तो अशुभ हो गया। उसी तरीके से छठे में गोचर करेगा और सामने 9वें भाव में कोई ग्रह आ गया तो अशुभ है। उसी तरीके से 11वें में जब गोचर करेगा और 5वें में कोई ग्रह आ गया तो अशुभ है। तो इस तरीके से गोचर होता है भैया, और आपको शायद अभी बात पचेगी नहीं। देखो, राहु का गोचर चंद्र कुंडली से, गोचर चंद्र कुंडली से ही लिया जाता है। अब कोई कहता साहब मैं लग्न से देखूं, तो आपकी इच्छा भाई देख लो, ठीक है। कई बार जो बुद्धिमान लोग हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वो दोनों से गोचर देख के फलित करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन किताबों में जो है, शास्त्रीय किताबों में, वो चंद्र कुंडली से, जातक का जो चंद्रमा मन है, ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है। तो देखो, पहला लग्न चंद्रमा कुंडली से, चंद्र कुंडली से पहले भाव का गोचर अशुभ है, दूसरे का अशुभ है, चौथे का अशुभ है, 5वें का अशुभ है, 7वें का अशुभ है, 8वें का अशुभ है, 9वें का अशुभ है, और 12वें का अशुभ है। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा 2 बिंदु ग्रीन रेड दोनों है। 10वें भाव में जो गोचर है शुभ अशुभ दोनों हो सकता है, ठीक है। तो देखो कितने कम चांसेस अच्छे होने के, 1, तीसरा, छठा और 11। इसको भी छोड़ ही दो लगभग आप तो, क्योंकि फल दीपिका में नहीं दिया आगे उन्होंने, ठीक है। तो 3, 6, क्योंकि वेद भी लगाना पड़ेगा ना फिर अपन को। अब इसका यहाँ पे यदि हम इसको देते हैं तो फिर यहाँ वेद हो जाएगा, चौथे स्थान पे कोई शुभ ग्रह आ गया तो, ठीक है, शुभ अशुभ कोई भी आ जाए। तो देखो, तीसरे, छठे और 12वें भाव में राहु होगा चंद्र कुंडली से, तो शुभ फल देता है। और इसका तोड़ भी आ गया है, वेद बता देता हूँ। यदि मान के चलो आपकी चंद्र कुंडली में से राहु तीसरे में आ गया, और 12वें में कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य को छोड़ के, चाहे शनि हो या कोई भी ग्रह हो, ठीक है, वो वेद हो गया। उसी तरीके से आपकी कुंडली में छठे भाव में आपका चंद्र कुंडली से राहु आपका छठे में जा रहा है, और 9वें में कोई शुभ ग्रह आ गया या शुभ ग्रह आ गया तो वेद हो गया, आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से आप टीवी में सुन रखा आपने कि चंद्रमा से 11वां राहु जाएगा तो जातक को लाभ होगा, लेकिन यदि पंचम भाव में कोई ग्रह बन जाता है शुभ अशुभ, तो आपको लाभ की रुकावट हो जाएगी, आपके बेनिफिट का कैंसिलेशन हो जाएगा, है। तो इसको बोलते हैं वेद और विपरीत वेद। तो पहले तो वेद किया और उसका फिर वो वेद हो गया, वो नहीं मिलेगा फिर आपको उसका फायदा। तो ये बात यहाँ तक पहुँची। अब मैं एक एक लग्न से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी मेष लग्न लिखी है, तो आप इसको है ना, मेष लग्न नहीं है, चंद्रमा की लग्न है, इसको चंद्र लग्न मानना, ठीक है। ये चंद्रमा लग्न है और यहाँ राहु आपका आ गया है, ठीक है। तो भैया ये आपको अशुभ फल नहीं देगा, ठीक, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसका जो वेद है वो भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा मेष राशि वालों को, जिनकी चंद्रमा की मेष राशि, बार बार अच्छा नहीं देगा। दूसरा,
जिसकी चंद्रमा की वृषभ राशि है उसके लिए लाभकारी है, ठीक। लेकिन सामने कोई ग्रह आ गया तो वेद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे 10वें भाव में चूंकि उपचय स्थान है, इसको भी लाभ बताया है, लेकिन यहाँ पे कोई चौथे स्थान पे कोई ग्रह आ गया तो लाभ नहीं मिलेगा। अब आपका राहु कर्क लगन वाले के लिए, राहु यदि नवम भाव में हो तो लाभ नहीं मिलेगा। और चंद्रमा की सिंह राशि, चंद्रमा की सिंह राशि, यहाँ पे सिंह लगन नहीं, चंद्रमा चंद्र राशि ले लो आप, चंद्र लग्न है ना, 8वें में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये 8वां पहुंच गया आपका, ठीक। और जिसकी कन्या राशि हो, चंद्रमा की कन्या राशि हो तो यहाँ पे आएगा राहु, लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी तुला राशि हो चंद्रमा की, उसका छठा राहु का लाभ मिलेगा। उसमें कंडीशन लगा दिया है कि 9वें स्थान पे कोई शुभ ग्रह हो तो नहीं मिलेगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की, यहाँ आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो तो यहाँ पे पंचम भाव में राहु हो तो लाभ नहीं मिलेगा। धनु राशि जिसकी हो और चंद्रमा चौथे भाव में आ गया तो आपको गोचर, राहु के गोचर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब मकर राशि जिसकी, मकर लग्न मकर राशि, चंद्रमा आपका मकर में हो तो आपको तीसरे में राहु का लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो। कुंभ लगन वाले के लिए दूसरे में राहु गया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। मीन राशि वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। यहां तक तो बता दिया। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। चंद्रमा के कुछ ऐसे सिद्धांत हुए हैं, सिद्धांत हैं जो बड़े विशेष सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। वो विशेष सिद्धांत क्या कहलाते हैं? अब देखो, चंद्रमा यदि किसी जातक के पंचम भाव में एक्टिवेट होता हो, पंचम भाव को एक्टिवेट करता हो, ठीक है, यदि किसी जातक का चंद्रमा पंचम भाव में एक्टिवेट कर रहा हो, जैसे कि वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, या किसी भी कहीं पे भी कोई भी लग्न हो, यदि उसके पंचम भाव को चंद्रमा एक्टिवेट कर रहा है तो ये संतान जन्म के लिए उस जातक के जीवन में अच्छा फायदे का समय हो सकता है, बशर्ते कि उसकी महादशा अंतरदशा इस ओर इशारा करती हो। अब कोई व्यक्ति 80 साल का होगा, उसको बोलूंगा पंचम में राहु चल रहा है, संतान हो सकती है, तो बड़ी मूर्खता की बात है। इसलिए बोलते हैं काल परिस्थिति। यदि कोई लड़का 25 साल की उम्र का है, 25-30 का, नई शादी हुई है, राहु पंचम में है, तो हम बोलेंगे नहीं, आपके संतान के जन्म का समय हो सकता है। फिर 32-35 साल में भी लोग संतान करते हैं, उस समय का भी गोचर में वो ऐसा हो सकता है। 40 साल में भी लोग संतान करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से राहु से संतान के जन्म का भी समय निकाला जाता था। मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहु आपका जिस भाव में भी जहाँ गोचर करेगा उस भाव को एक्टिवेट करेगा। अब इसमें जो है, अब क्या करेगा राहु, यदि उस राशि में बैठा है, यदि राहु आपका गुरु के ऊपर चल रहा है तो राहु गुरु को एक्टिवेट कर देगा और गुरु के भावों को एक्टिवेट कर देगा। गुरु यदि 9 है, 10 है, 9 है या दूसरा है, उसको एक्टिवेट कर देगा। राहु यदि शनि के ऊपर चल रहा है तो शनि को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और राहु जहां से चल रहा है वहां कोई भी ग्रह ना हो, जैसे मान के चलो किसी जातक के लिए राहु यहाँ आके घूम रहा है और उसका कोई भी ग्रह नहीं यहाँ, तो क्या होगा, राहु जन्मकालीन जिस राशि में बैठा है उनके भावों को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन फल इस तरीके से देगा, इस तरीके से आप गोचर को समझोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। औघड़पन करोगे कि बिल्कुल वो आपको इस तरीके से बताएगा आके कि साहब ये तो ऐसा होने वाला है और ऐसा होने वाला है, तो वो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। राहु इस तरीके से जो है मेष से मीन में आएगा। और मैंने आपको ये भी प्रक्रिया बता दी कि पंचांग वाली प्रक्रिया से कैसे आएगा। पंचांग का भी मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि उसकी थ्योरी क्या है पंचांग की। पंचांग के लिए मैंने ये थ्योरी आपको बताया था, कहाँ गई पंचांग की थ्योरी, ये पंचांग की थ्योरी है। 30 अक्टूबर को पंचांग वाले राहु को मेष से मीन में ला देंगे और जो ज्योतिषी है, जो टेवा देखते हैं, वो लाएंगे 29 नवंबर को। तो आपको किससे मतलब है? आपको 29 नवंबर से मतलब रखना चाहिए। पंचांग वाले को जो कह रहे हैं कहने दो, ठीक है। जो भी ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है वो 29 तारीख को ही राशि बदलेगा, ठीक। और जो भी पंचांग वाले हैं वो 30 अक्टूबर से ठोक दिए हैं, बिल्कुल 30 अक्टूबर से राहु को उन्होंने मेष में ला दिए 30 डिग्री में। तो आपको जो है, जो ज्योतिष वाला सॉफ्टवेयर है, 29 नवंबर से आपको मूल देखना चाहिए कि 29 नवंबर को आपको राहु महाराज की पोजीशन बदलेगी। निश्चित रूप से ग्रह यदि मूवमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फल देंगे यार।
अब मैंने ये सब चीज़ें बता दी भैया आपको, वध तारा और ये तारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां तारा विपत्त तारा, प्रत्येरी तारा, वध तारा कहलाता है। ठीक है। आज मैंने एक जातक की कुंडली देखी तो उसका यार शनि में राहु चल रहा था, नहीं राहु में शनि चल रहा था। तो एक राहु था उसका वध तारा और शनि था प्रत्येरी तारा। उसको जीवन में बड़ा कष्ट हो रहा था, और भी ऐसे उसके अनेक गोचर में देखा तो सही में वो जातक परेशान था। तो ये थ्योरी भी काम करती है। ये मैंने तालिका लगा दिया आपके लिए भैया, ये तालिका लगाई है यहाँ पे। ठीक है। इस तालिका में आप देखना कि आपके जन्म नक्षत्र से कौन सा 23वां आ रहा है, आपके जन्म नक्षत्र से कौन सा तीसरा है, आपके जन्म नक्षत्र से कौन सा 7वां है, 5वां और 7वां, वो कहलाएगा। मैंने एक तालिका भी बना रखी है अपने कंप्यूटर में, लेकिन अब यहाँ सब दिखाई नहीं दे सकती है। वो निजी प्रैक्टिस में अब जब करता हूँ ज्योतिष का तो देखता हूँ किसी का तारा वध तारा में तो नहीं आ रहा है। ठीक है। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर किसी जातक की बहुत अच्छे से कुंडली देखते हैं तब बताने की स्थिति में कुछ नहीं होता, कि 90% नेगेटिव आने लगता है। ठीक है। इसलिए कम बताया जाता है जातक को, ज़्यादा परेशान ना होकर के। नहीं तो बोलेगा यार इसने तो मेरा पूरा नेगेटिव बता के मेरे को बहुत डिप्रेस कर दिया। तो डिप्रेस करना अपना उद्देश्य नहीं है। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा, और गोचर के विषय में मैंने कम से कम बताया है, इतना पर्याप्त ज्ञान है। ठीक है। और यदि कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है राहु का गोचर, उसको वेद नहीं बताता, आपको कहना यार वेद प्रणाली तो बताए नहीं, बिना वेद के कैसे होगा फल, तो झूठा है। आप लिखो गोचर में भैया इसका वेद भी तो होता है, फलदीप का यानी वेद भी तो बताई है। ठीक है। और यदि वो कहता है कि केवल गोचर की बात करता है और दशांतर दशा की बात नहीं करता है, तो भी झूठ बात कह रहा। वो 1-1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं यार, और बिल्कुल बकवास, समझ गए। कहीं वेद की बात नहीं करते। जो सीरियस एस्ट्रोलॉजर है वो, मैं तो जनरली गोचर पे वीडियो बनाना नहीं चाहता, और जब भी बनाऊंगा तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, क्योंकि क्यों मैं वेद की बात क्यों नहीं करूं भाई। ठीक सिंपल है। आपका जन्म चंद्रमा से तीसरा राहु आ गया और 12वें में कोई शुभ ग्रह या पाप ग्रह कोई भी आ गया तो कैंसिलेशन हो गया, लाभ नहीं मिलेगा आपको। जब तक वो 12वें में ग्रह रहेगा लाभ नहीं मिलेगा, जैसे ही हटेगा तो लाभ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो 12वें में कोई ग्रह नहीं आनी चाहिए मेरे भैया, और शनि जैसे ग्रह आ गया तो आपको कैंसिलेशन हो गया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको यदि समझोगे आप गोचर को तो बहुत आनंद में रहोगे और अच्छे से समझोगे। अदरवाइज फेकोलॉजी वाले वीडियो इतने ज़्यादा आ गए, उनकी बाढ़ सी आ गई है। वो कह देगा ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति, मीन में भी 1-2 को करोड़पति अभी बनाएगा, वो मेष में करोड़पति बनाया था कुछ लोगों को, तो मीन में भी मीन राशि वाले बनेंगे करोड़पति, राहु करेगा माला माल, धन की वर्षा होगी। ऐसे टाइटल किसे अच्छे नहीं लगते। कलयुग है यार, सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन ज्योतिष के खिलाफ इस तरीके की बातें करना, ज्योतिष का जो मूल धर्म ऋषि पाराशर का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। आप देखो नोएडा वाले और गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, इस तरीके के वो टाइटल लगाते हैं, और बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर को मैं देख रहा हूँ इस तरीके के टाइटल लगा रहा गंदा। और वो लोग जैसे कि मधुमक्खी शहद की ओर टूट पड़ती है उसी तरीके से, या मक्खी गुड़ के ऊपर जाती है, वैसे ही लोग उस पर पिल पड़ते हैं उस वीडियो पे। और होना जाना तो कुछ है नहीं, बिना विंशोत्तरी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, और आपकी कुंडली की बनावट, आपकी कुंडली की संरचना, आपकी कुंडली की आर्किटेक्ट, आपके जन्म का समय। अरे ऋषि पाराशर ने तो बोल दिया है कि किसी का जन्म यदि रात को 12 बजे के बाद होता है और 2:30 घंटे तक उसका एक प्रहर चलता है, उसमें शुभ राजयोग होगा। किसी का जन्म दोपहर होता है, 2:30 घंटे तक शुभ फल है, राजयोग होता है। कई बार ऐसी थ्योरी है जिसमें कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, राजयोग हो जाता है। तो अनेकों तरीके से कुंडली में लाभ होते हैं। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मेरे वीडियो पे आपको कोई कमेंट है तो मैं इस कमेंट स्वीकार करता हूँ और आपके बात का जवाब दूंगा। बस इस विषय में नहीं बोलना कि मैंने गलत लिखा है, वो धोखे से लिखा के सुधार लूंगा अभी। राहु का मेष से मीन में कुंभ। ठीक है। हरे कृष्णा।